नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज इस सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि हम संविधान के ऊपर डिस्कशंस किया करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस डॉक्यूमेंट से ये पूरा देश चलता है, इस देश के सारे अंग, 3 अंग प्राथमिक तरीके से अगर आप देखें तो चाहे वो जुडिशरी यानी न्यायपालिका हो, या फिर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका हो, या फिर लेजिस्लेचर विधायिका हो, ये तीनों जो अंग हैं हमारे देश के या फिर किसी भी देश के, वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, ये सारी बातें अगर आप देखें तो संविधान में लिखी हुई होती है। हर देश के पास एक संविधान होता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, उसका अपना एक संविधान है। अब वो संविधान कितना सही है कितना गलत है वो एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन हर एक देश के पास संविधान होता है। संविधान मूलतः 2 तरीके के होते हैं। एक संविधान होता है जो कि लिखित होता है, और दूसरा अलिखित यानी जो अनरिटन होता है। लिखित संविधान जैसे कि हमारा अपना संविधान, जैसे ये इस कॉपी से, इस बुक से तो आप फेमिलियर होंगे। अक्सर आपको देख जाएगा हमारे माननीय राहुल गांधी जी के हाथों में, जो कि अक्सर इसको लेके चलते हैं बट इसके मूल्यों के साथ कितना वो सिंक्रोनिज्म रखते हैं वो तो वही समझेगी। लेकिन इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि हम अब अक्सर डिस्कस किया करेंगे कि आखिर संविधान है क्या और किस तरीके से संविधान हमारे देश को चलाता है, किस तरीके से संविधान ये अश्योर करता है कि जो भी कानून लेजिस्लेचर द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा हो, वो संविधान संगत होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान से संगत नहीं रखता है, तो मैं आपको बताऊं उस कानून का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, और वो कानून किसी भी वक्त या तो एक याचिका दायर करके, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लेके भी उस तरीके के कानून को रद्द कर सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। लेकिन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम संविधान के प्रियम्बल को समझें। प्रियम्बल क्या है? देखिए, संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को लोग कहते हैं, मतलब अलग अलग स्कॉलर्स, जूरिस्ट ने कहा है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का आईना है, या फिर आप ये समझिए कि एक समरी है, या फिर आप ये समझिए कि संविधान की फिलॉसफी है कि आखिर ये पूरा का पूरा जो संविधान है ये किन मुद्दों पे मूलतः अपना फोकस रखता है, आखिर डिस्कशन क्या है इसमें, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो इस प्रियम्बल के माध्यम से हमें समझ में आती है कि आखिर इस पूरे संविधान का फोकस क्या है, उसके सेंटर में कौन है। तो अगर मैं प्रियम्बल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ूं तो आप समझिए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और इसको हिंदी में भी इसका अनुवाद करूंगा मैं। प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहले हम इसको फोकस करते हैं, यानी जो हमारा संविधान है उसका जो फोकल पॉइंट है, जो फोकस है, जो मूलभूत सब्जेक्ट है, वो यहां की जनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, उसके ऊपर केंद्रित है हमारा संविधान। यानी हम जो भी करने वाले हैं
जो भी वेलफेयर कुछ भी होने वाला है, ये सारा का सारा बस इस बात को देखा जाता है कि आखिर यहां के जो लोग हैं उनके हित में किस तरीके से काम किया जाए। तो आप समझिए, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका पहला स्टेटमेंट है, हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। आप समझिए कि हमने, अब यहां से दो चीजें समझ में आती हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम खुद ने ये एक निर्णय किया है, solemnly resolved, एक हितकारी निर्णय किया है कि हम भारत को कुछ इस तरीके से देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। वो क्या है? तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सोर्स जो है, आखिर आपसे कहा जाए कि आखिर संविधान का सोर्स क्या है, संविधान अपनी जो शक्ति है वो कहां से लेकर आता है, तो आप ये कहेंगे कि वो संविधान की जो शक्ति है वो यहां के लोगों से आती है, क्योंकि लोगों ने ही खुद के लिए ये संविधान बनाया। तो यहां पे जो मेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, वो भी द पीपल ऑफ इंडिया ही है, और जिसके लिए ये संविधान बनाया गया है वो भी द पीपल ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि हम किस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं, हम किस तरीके का इंडिया बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक सॉवरेन, ये टर्म्स है जो कि बहुत ही फिलोसफिकल है और इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन किया जा सकता है, और इनफैक्ट हम इसको डिस्कस करेंगे भी। तो हम एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 शब्द अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं इसके बारे में, तो ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा उसमें ये था नहीं, इसको बाद में ऐड किया गया है। हालांकि सोशलिस्ट और सेकुलर जो नेचर है हमारे संविधान का वो पहले से ही था, इसका डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि हमारा संविधान एक सोशलिस्ट संविधान है, क्योंकि अगर आप डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे तो वहां से समझ में आ जाता है कि हमारा जो संविधान एक सोशलिस्ट संविधान है, साथ साथ में सेकुलर संविधान है। सेकुलर का मतलब क्या है कि धर्मनिरपेक्ष, यानी स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी बल्कि सबको इक्वली ट्रीट करेगी। अब सेकुलरिज्म क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी अपने आप में एक डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल हम यहीं तक सीमित रहते हैं कि सेकुलर जो शब्द है, हालांकि ये बाद में जोड़ा गया है। मैं आपको बताऊं कि 42nd यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है। लेकिन ये जो इसका मूलभूत जो गुण है सेकुलरिज्म का और सोशलिस्ट का, ये पहले से ही हमारे संविधान में था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट जो गुणवत्ता है संविधान की वो डीपीएसपी में पाई जाती है। वहीं पे अगर सेकुलरिज्म की बात करें हम, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेके हालांकि मतलब 28 तक, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो आप इसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आर्टिकल 25 राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। इसमें हर व्यक्ति, और वो भी व्यक्ति सेंट्रिक है, मतलब इट इज पर्सनल सेंट्रिक। तो आपको समझना है कि ये जो गुणवत्ता थी हमारे संविधान में सेकुलरिज्म की, वो प्रियम्बल में लिख देने से नहीं आई है बाद में, बल्कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट, एट द वेरी ओरिजिन ऑफ इट ये फीचर मिलते हैं हमारे पास। तो सोवरेन क्या होता है? सोवरेन ये होता है कि कोई भी राष्ट्र है, अगर वो राष्ट्र खुद के निर्णय खुद से लेने के लिए सक्षम है और कोई बाहरी ताकत उसको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं है, तो इस तरीके के राष्ट्र को हम सोवरेन, संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, और हम सबको पता है कि 1947 से पहले, 1947 से पहले हम ब्रिटिश इंडिया कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जो कंट्रोल था, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, और कानून व्यवस्था जिस तरीके की थी, वो सारी की सारी जो कानून व्यवस्था थी वो ब्रिटेन से डिसाइड होती थी। हम उनके अधीन थे। तो हम भले ही एक देश थे, एक ज्योग्राफिकल एरिया था हमारा,
एक भारत का, लेकिन फिर भी हमारा जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन में था, वहीं से सारी चीजें हमारे डिसाइड होती थी। तो उस समय हम सोवरेन नहीं थे, क्योंकि एक बाहरी देश, एक बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर सकती थी। ठीक है, तो तब हम सोवरेन नहीं थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज हम सोवरेन हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकती है। तो यह है सोवरेनिटी। 3 शब्द हमने पढ़े, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। उसके बाद और 2 शब्द हैं, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? हम सबको पता है, डेमोक्रेसी इज व्हाट? लोकतंत्र। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक मतलब द पीपल और तंत्र मतलब सत्ता, यानी वैसी सत्ता, उस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे कि लोग डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी होगी और कौन चलाएगा। ठीक है, उस तरीके के सत्ता व्यवस्था को लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हर 5 साल में, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, हर जगह चुनाव होते हैं और मतदान के माध्यम से हर इस देश की जनता, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, अपने मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। जबकि पहले अगर आप देखें, जब मतलब अगर हम एंशिएंट इंडिया में चले जाएं या फिर मिडाइवल इंडिया में चले जाएं या बहुत ही हद तक मॉडर्न इंडिया में भी चले जाएं, तो आपको पता था कि एक बार जो राजा था वो हेरिडिटरी नेचर का हुआ करता था। कुछ अपवाद है इसके भी, लेकिन मूलतः एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, बल्कि एक किंगशिप था, कह सकते हैं हम उसको। किंगशिप का कहने का मतलब कि राजतंत्र, राजा का तंत्र हुआ करता था उस समय। लेकिन जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज, अभी तक, वो सारे जूरिस्ट और सारे स्कॉलर मानते हैं कि अभी तक के लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, और वही हमारे देश में भी है। अभी फिलहाल में आपको पता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और उस बिहार विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जो मैंडेट मिला है, और पिछले 20 सालों से अगर आप देखें तो जिस तरीके से जनता उनको हमेशा ही अपना मुख्यमंत्री मानती है और समझती है कि यही वो व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति हैं जो कि बिहार के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये संभव क्यों हो पाया? क्योंकि जनता चाहती है। अगर जनता नहीं चाहती तो ये संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो यह है डेमोक्रेसी। और उसके बाद जो अंत में है, एक रिपब्लिक टर्म यूज किया गया है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारे केस में, इंडिया में? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? वही हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट भले ही प्राइम मिनिस्टर होता है, बट हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है। तो उनका जो चयन है, अगर वो भी लोगों के द्वारा हुआ जाए, अब वो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया के केस में भी अगर अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, फिर भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वही मिलके उनका चयन करते हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से जनता ही उनको, राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति महोदया को चुन रहे हैं। तो इस तरीके से एक रिपब्लिक हुआ। तो 5 शब्द जो कि हमारे संविधान में मेंशन्ड हैं और जो हमारे नेचर ऑफ गवर्नेंस को दिखाते हैं, वो क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हमने ये डिसाइड किया है खुद से, हमने अपने लिए ये डिसाइड किया है कि हम भारत को एक सोवरेन, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने वाले हैं। तो हम किस तरीके की रिपब्लिक बनाने वाले हैं? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने वाले हैं, जो कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, साथ साथ में एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, और सोवरेन तो है ही। सोवरेनिटी के बिना तो कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं। जब कोई
स्टेट सॉवरन नहीं है तो वो स्टेट किस बात का है? जब वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है तो वो स्टेट किस बात का है? बहुत सारे सवाल आते होंगे आपके दिमाग में कि भाई हम बहुत सारे, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, या फिर और भी जैसे कॉमनवेल्थ है, उसमें हम मेंबरशिप है हमारा, तो क्या उससे हमारी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाती है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही ब्रॉडर डिस्कशन है जिसको कि हम करेंगे, समय के साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आज जो पहला संवाद है हमारा, ये इसी के ऊपर है। आगे बढ़ें। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसके अलावा ये तो चलिए स्टेट के नेचर्स की बात की गई कि हमारा जो तंत्र होगा, हमारा जो देश होगा, हमारा जो राष्ट्र होगा, वो किस तरीके का होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये संविधान है, उसके सेंटर में, उसके केंद्र बिंदु में यहां की जनता है, द पीपल ऑफ इंडिया। तो उनके लिए क्या चीजें, किस तरीके की समराइजेशन है प्रियम्बल में, उसको देख लेते हैं। कहते हैं कि टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी यहां के हर एक सिटीजन के लिए, यहां पे स्पेसिफिक है सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। जब पीपल शब्द यूज आ जाता है तो उसमें नॉन सिटीजन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन प्रियम्बल मूल्यतः फोकस करता है किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर। क्या क्या अपने सिटीजन्स को देना चाहता है ये प्रियम्बल? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। 3 तरीके के न्याय की बात करता है प्रियम्बल, अगर आप देखें तो। वो 3 तरीके के न्याय कौन कौन से हैं? एक तो है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या मतलब? किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का आप समझिए कि डिस्क्रिमिनेशन अगर समाज में है, चाहे वो लिंग के आधार पे है, चाहे वो धर्म के आधार पे है, चाहे वो जाति के आधार पे है, चाहे अन्य आधारों पे है, तो उसको न्याय प्रदान की, उस क्षेत्र में न्याय प्रदान करने की बात करता है हमारा प्रियम्बल। उसके बाद दूसरा जो जस्टिस की बात करता है वह इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आपको दिखेगा कि वहां पे मेंशन है। सोशल जस्टिस अगर आप देखें तो पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, सॉरी मूल अधिकार, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखने को मिल जाएंगे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी मतलब अर्थ, अगर देसी भाषा में कहें तो पैसा, धन, संपत्ति। तो हमारा संविधान, अगर आप इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्लियरली ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि यहां के जो आखिरी, मतलब उस लाइन में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो कि गुहार कर रहा है स्टेट से कि मुझे भी इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करें, तो उस तक संसाधनों को पहुंचाया जाए। यह हमारा प्रियम्बल असर्ट करता है, और स्टेट से ये, स्टेट को इनफैक्ट डायरेक्ट करता है। देखिए, हम सबको पता है कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन यह हमारी भावना है, यह हमारी संवैधानिक भावना है, और संविधान इस बात को समझता है और मानता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर संविधान की इस भावना को व्यवहारिक रूप में उतारना है, प्रैक्टिकल रूप में उतारना है, तो इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके बाद जो तीसरे तरीके के जस्टिस की बात करता है, द थर्ड फॉर्म ऑफ जस्टिस विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इनटू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक जस्टिस न्याय की बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस के कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूं। अगर ऐसा होता कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही मतदान कर पाता, या फिर ऐसा होता कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही
चुनाव में खड़े होते और वो जीत के फिर सत्ता चलाते, तो वो क्या होता, वो पॉलिटिकल इनजस्टिस होता, वो हमारे संविधान के खिलाफ होता। लेकिन हमारा संविधान ये अश्योर करता है कि हर एक व्यक्ति के पास वो अधिकार है कि वो मतदान कर सके, हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सके। हाँ, कुछ कानूनी दावपेच हैं, दावपेच नहीं कहेंगे उसको, मतलब क्वालिफिकेशंस कहेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमल से हैं। तो आप ये समझिए कि 3 तरीके की जस्टिस जो हमारा प्रियम्बल बात करता है वो क्या क्या है। वह है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा जो दूसरी फिलॉसफी है हमारे प्रियम्बल की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इनफैक्ट वह है लिबर्टी की। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो प्रियम्बल के माध्यम से मूलतः 5 तरीके की लिबर्टी की बात करता है। लेकिन अगर आप फिर से इसको बाद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो लिबर्टीज हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, लाइक यूएसए। लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे, अभी हम प्रियम्बल तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो 5 तरीके के लिबर्टी की बात करता है हमारा प्रियम्बल। वो है थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसको एक एक करके समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, बिल्कुल ये तो मतलब अकथित है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है कि आपको सोचना है, जो भी सोचिए आप, ठीक है। उसके बाद जो सोचा है उसको एक्सप्रेशन की आजादी, ठीक है। एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने सोचा कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो उसमें गड़बड़ी है, मान लीजिए आपने सोचा ऐसा। आपके सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो ये आपका अधिकार है कि आप एक कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो आप इसको मीडिया में भी ला सकते हैं, ये आपका अधिकार है। दैट इज योर लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्ट कहां पे हो जाता है, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन आप बस डिफेम करने की बात करते हैं एक संस्था को, एक संवैधानिक संस्था को, तो वो आपके एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बिलीफ का लिबर्टी है हमारे पास। बिलीफ मतलब मुझे विश्वास है कि बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन थोड़ी अलग भी है। बिलीफ का मतलब मुझे विश्वास है कि देयर इज सुप्रीम गॉड या फिर जो भी, और उसकी पूजा करना है ना। फेथ है मुझे, साथ साथ में बिलीफ के साथ फेथ भी है, और मैं उसमें विश्वास तो है ही, और साथ साथ में मैं ये फेथ भी रखता हूं और इसलिए मैं उनकी पूजा भी करता हूं। तो ये संविधान आपको आजादी देता है। और बिलीफ ये भी, इसका नेगेटिव भी हो सकता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भगवान नाम की कोई संस्था होती है, ठीक है। और इसका मुझे फेथ भी है क्योंकि मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, इसलिए मैं पूजा नहीं करता हूं। अगर ये कहता है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, तो ये इसका मतलब ये भी हुआ कि लिबर्टी टू नॉट टू वर्शिप, इसका मतलब ये भी हुआ। इसका मतलब पॉजिटिव ही नहीं बल्कि नेगेटिव भी है कि हाँ, मेरे पास अगर ये लिबर्टी है टू वर्शिप, देन दूसरे के पास ये भी लिबर्टी है टू नॉट टू वर्शिप समबडी, ठीक है। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं और मैं आपको बताऊं कि इसका डिस्कशन एक दिन का डिस्कशन नहीं है। बस मैं शॉर्ट में इसको अभी ब्रीफली डिस्कस करते हुए चलते जा रहा हूं, लेकिन बैठ के डिस्कस करेंगे इसके ऊपर हम लोग कि थॉट का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, बिलीफ का मतलब क्या है, फेथ का मतलब क्या है, और वर्शिप का मतलब क्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है हमारे संविधान की, जो कि प्रियम्बल के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई गई है, वो है इक्वालिटी।
मतलब ये तो एक ऐसा शब्द है जिसमें कि पूरा संविधान समाहित है। मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी। कभी आप उसको पढ़ें, वो 2 स्टेटमेंट का एक आर्टिकल पूरे संविधान को संवाहित करता है, पूरे संविधान को अपने आप में समेट लेता है। और आप डीडी बसु की कमेंट्री पढ़ेंगे, डीडी बसु साहब हमारे बहुत ही बड़े जुरिस्ट रहे हैं, आपको पता है। आप उनकी कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक आर्टिकल के ऊपर उन्होंने 2-2 वॉल्यूम में लिखी हुई ये चीजें, और ये फर्दर एक्सपैंड होते चला जा रहा है। इतना इंटरप्रिटेशन इसका, मतलब प्रो इंटरप्रिटेशन है ये आर्टिकल, कि कहीं से भी इसको इंटरप्रेट करके अगर आप देखें तो सिटीजन के हित में इसको लेके आया जा रहा है। तो इक्वालिटी की बात करते हैं किस तरीके की? तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे पॉलिटिकली, सोशली हर कोई इक्वल है। अगर कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है, देन ऑल्सो everybody is equal because everybody is the citizen of India, and the preamble and the constitution of India does not discriminate anybody on the basis of caste, gender, religion and etc. and etc. स्टेटस, आपका कुछ भी स्टेटस हो सोसाइटी में, अमीर हो गरीब हो, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल जस्टिस की बात आती है, जब आपको वोट देने की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति के एक वोट की कीमत 100 के वोट के बराबर होगी और गरीब व्यक्ति के एक वोट की कीमत 0 के बराबर होगी। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो देश के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो अंबानी जी हो या अडानी हो, या स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, या स्वयं मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान नीतीश कुमार जी हो, या फिर मेरे जैसा एक गरीब व्यक्ति हो, हर किसी के वोट की कीमत बराबर है। दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है कि संविधान किसी को भी किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है अपॉर्चुनिटी के लिए। हां, लेकिन अगर कोई एक जॉब है, उसकी कुछ प्री क्वालिफिकेशंस है कि उस जॉब को, उस सर्विस को करने के लिए आपके पास कुछ स्किल सेट होने चाहिए, तो वहां पे लॉ द्वारा उस स्किल सेट को इंक्लूड किया जा सकता है डिजायरेबल या फिर इसेंशियल्स क्वालिफिकेशंस के अंदर में। लेकिन एक समूह है ग्रेजुएट्स का, अगर कोई एग्जाम है जो कि ग्रेजुएट लोगों को अपना एप्लीकेंट मानती है, तो उसमें यह नहीं बिल्कुल देखा जाएगा कि वो ग्रेजुएट साइंस का है कि आर्ट्स का है कि कॉमर्स का है। जैसे कि मैं यूपीएससी की बात कर लूं, चाहे आपके स्टेट पीसीएस की बात कर लूं, लेकिन वहीं पे अगर मेडिकल एग्जाम्स की बात है, तो सारे मेडिकल क्वालिफाइड बच्चे जिन्होंने मेडिकल में, मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया है, एमबीबीएस की डिग्री है जिनके पास, वो सारे अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि वो स्किल बेस्ड। जैसे कि एडवोकेट की बात करें आप, तो इस कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए you must be an enrolled advocate, और एनरोलमेंट से पहले का प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी में कोई बाधा नहीं है, बस क्वालिफिकेशंस वाली जो बात है जिसको हमने डिस्कस किया अभी। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम, to promote among all them all, और साथ साथ में ये भी कहता है कि ठीक है, आपके पास ये राइट्स मिल गए, अधिकार मिल गए, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। वो क्या जिम्मेदारियां हैं कि फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम से रहें। फ्रेटर्निटी इज व्हाट? It is
पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आप समझिए इस बात को कि आप भी रहें, मैं भी रहूं, शांतिपूर्वक सब रहें, दैट इज फ्रेटर्निटी। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और इस फ्रेटर्निटी में भी ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जैसे कि मैं आपको फ्रॉम द टाइम वन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल ही पर्सन सेंट्रिक है। ये कम्युनिटी सेंट्रिक नहीं या क्लास सेंट्रिक नहीं है, बल्कि पर्सन सेंट्रिक है। और आर्टिकल 14 में भी ये बात कही गई है कि चाहे एक भी व्यक्ति हो तो उसके लिए एक अलग क्लास क्रिएट किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक पर्सन की इंपॉर्टेंस है यहां पे, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की डिग्निटी सबसे ऊपर है। अगर आप इंडिविजुअल की डिग्निटी को बिना किसी सत्यता के अगर आप उसका हनन करते हैं तो आपको पता है डिफेमेशंस के, मानहानि के चार्जेस लग जाते हैं। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को खतरा। राष्ट्र यही तो है। तो अगर आप इस तरीके के कुछ भड़काऊ बातें करते हैं या बेबुनियादी बातें करते हैं जिससे कि देश में अशांति फैलती है, उग्र फैलता है, तो वो मैं आपको बताऊं वो मान्य नहीं है। संविधान उसको परमिट नहीं करता। इतनी भी लिबर्टी आपके पास नहीं है कि आप राष्ट्र के एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ नेता कहते हैं कि जंजी, उनको समझ ही नहीं आता है कि जंजी करते रहते हैं कि जंजी ये कर देगा, जंजी वो कर देगा। यही तो दिक्कत है ना, आप चीजों को अंदर से नहीं समझेंगे तो आपको तो बस जो सामने दिखेगा उसको एज इट इज लाके और आपको पब्लिक के सामने रख देंगे। भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और जंजी से जब बातें पूछी जाती है तो जंजी इनको अपने शब्दों से तमाचा मारता है कि ऐसे लोग हमारे बारे में बात करेंगे। तो आप ये समझिए कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज सुप्रीम, ठीक है। तो ये पूरा का प्रियम्बल है हमारा और इसकी फिलॉसफी है जो कि हमने देखा इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहां पे ये बात आ रही है कि हमने इसको अडॉप्ट कैसे किया और कब किया। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारी बातें हो रही हैं और किस दिन हो रही है, ये 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। डू हियर बाई अडॉप्ट, हम इसको अडॉप्ट करते हैं यानी लेते हैं। इनैक्ट, और इनैक्ट भी कर रहे हैं, हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट भी कर रहे हैं। एंड गिव टू आवर सेल्फ, यानी हमने बनाया और हम खुद को ही दे रहे हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है आप समझिए, इसके सेंटर में वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जो दो भूमिका में है। एक तो इस संविधान को बनाने की भूमिका में और उसके बाद संविधान को बनाने के बाद अडॉप्ट करने की भूमिका में। यानी किंग भी यही है और सब्जेक्ट भी यही है। यही है डेमोक्रेसी, यह है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आप समझिए। और एक मैं आपको और तथ्य बता दूं कि ये जो प्रियम्बल था, इसको जब पूरा का पूरा संविधान बन गया था उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है आने वाले समय में और बहुत अच्छी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में भी ये लिख सकते हैं कि अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो, अगर आपको अच्छा लगे तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। खैर हम तो कंटिन्यू रखेंगे ही, आपसे हम हमेशा सहयोग चाहेंगे कि आप कमेंट के माध्यम से और शेयर करें इस बात को, इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि अगर हमारे पास कुछ, सोशल मीडिया एक ऐसा
यंत्र है हमारे हाथ में, जिसके माध्यम से हम ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं जहां पे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो इस बात को आप पहुंचाएं आगे, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा ही मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए। पॉलिटिकल वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ, साथ साथ में मैं इस तरीके की सीरीज के ऊपर भी करता रहूँगा। धन्यवाद।